कहते हैं पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, यह रिश्ता टोटली प्यार और भरोसे पर टिका होता है। और जिस दिन यह रिश्ता टूटा, उसी दिन से इस रिश्ते में दरार भी आना शुरू हो जाता है। और इसके बाद जो हश्र होता है, इसके बाद कोई सोच भी नहीं पाता है कि यह टूटने के बाद आखिर हो क्या गया। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला गया जिस वजह से पति और पत्नी के बीच में दरार आ गया। और इसके बाद ऐसा दरार आया कि एक दिन जो पति होता है वह इस षड्यंत्र के तहत वह दुनिया छोड़ के चला जाता है। और जब लोगों के सामने जो सच्चाई निकल कर आता है, इससे सुनने के बाद लोगों का दिल दहल जाता है। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक महानगर पड़ता है, वह पड़ता है शाहजहांपुर। और ठीक उसी के पास जो पड़ता है वह पड़ता है आलागंज थाना। और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है दनेहा मनिहार। और दनेहा मनिहार के रहने वाले होते हैं महावीर श्रीवास्तव। उनकी पत्नी का नाम होता है माया देवी। और उनके 5 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 बेटे होते हैं और 3 बेटियां होती हैं। तीनों बेटियां की जो होती है शादी कर दी गई थी। और जो दोनों बेटे होते हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम होता है संजीव श्रीवास्तव, जिसकी उम्र होती है 25 साल। और उसके छोटे भाई का नाम होता है विवेक श्रीवास्तव। अब जो होता है संजीव श्रीवास्तव की शादी भी हो गई थी, जिसके पत्नी का नाम होता है सुमन, जिसकी उम्र होती है 22 से 23 साल के बीच। अब उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रजत। यानी कि जो अपने परिवार में थे, इनका परिवार जो होता है संजीव श्रीवास्तव का परिवार, यह अपने पत्नी संजीव को लेकर वह अलग मकान में रह रहे होते हैं। साथ में उनका एक बेटा भी होता है। इनका परिवार काफ़ी अच्छे से चल रहा था और ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छे से चलना शुरू हो गया था। वक्त बीतने लगा, हर तरह की जो होते हैं चर्चे उसी गाँव में हुआ करते हैं, क्योंकि वह जो होते हैं संजीव श्रीवास्तव एक ऐसे सीधे इंसान थे, सिर्फ जो है अपने काम से मतलब रखते थे। ना किसी के काम में टांग अड़ाने के लिए जाते थे, ना किसी से फालतू बोलते थे। इसीलिए इनका इलाका जो होता है इनको काफ़ी एक सीधे साधे नाम से भी जानता था। और यह वक्त बीतता गया और इस तरह चलता गया। और रोज़ की तरह जो होते हैं पति पत्नी जो होते हैं अपना खा पी कर आराम से जो होता है चारपाई पर सो जाते थे। लेकिन इनका जो छोटा भाई होता है विवेक श्रीवास्तव अपने माता पिता के साथ लेकर वह लगभग कुछ दूरी पर उनका दूसरा प्लाट पड़ता है। और वह पड़ता है जो कि गोहरा में ही उनका एक प्लाट है। उसी प्लाट में जाकर वह अपने पूरे परिवार के साथ जो होता है विवेक, वह रह रहा होता है। वह अलग रह रहा था जब, और विवेक को जब कभी आना होता है तो अपने भाई मिलने से लिए संजीव के पास चला आता था। और वह इनका जो होता है सिलसिला जो होता है काफ़ी नज़दीकी था। वक्त बीतता गया, इनका प्यार के जो सिलसिले ऐसे ही बढ़ते गए। और इनके बीच जो होता है तभी संजीव अपनी पत्नी सुमन के साथ अपने बेटे के साथ खा पी कर अच्छे से सो रहे होते हैं। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 8 मार्च 2020 को। शाम के वक्त पूरा खा पी के आराम से सोए हुए थे। और जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम उन्हीं का पड़ोस की रहने वाली एक औरत होती है। वह औरत इनका दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अब जैसे ही सुमन जो होती है खटखटाने की आवाज़ सुनती है तो वह देखती है उनके साइड में जो पति होता है वह पति तो नहीं है। तो उसको लगने लगता है कि हमारा पति हो सकता है सुबह सुबह कहीं शौच के लिए चला गया हो। अब सुमन जैसे उठती है तो वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, खोल के देखती है तो सामने देखती है उसकी पड़ोसी। अब पड़ोसी जो देखती है तो उसके सुमन के जो देखते ही वह पड़ोसी के चेहरे उड़ से जाते हैं। पड़ोसी जो है हाँ इतनी जो है हाँपने लगती है कि वह पड़ोसी बोलने लगती है कि तुम्हारा पति यहीं खड़ंजे के बगल एक नाली है, उसी नाली पर बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। अब सुमन इस बात को सुनती है, भागती हुई उस नाली के पास जाती है तो देखती है उसके पति जो है एक जो है काफ़ी बेहोश अवस्था में पड़े होने की वजह से लोग इकट्ठा होते ही सब देखने लगते हैं तो पता चलता है उनकी सांसें बंद हो गई हैं। और जब काफ़ी जांच पड़ताल लोग करते हैं तो उनका जो पता ऐसा चल जाता है कि वह तो इस दुनिया में है नहीं, उनकी मौत हो चुकी है। अब जैसे सुमन को इस बारे में जानकारी लगती है, तुरंत ही वह वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। गांव वाले के थ्रू विवेक के जो होते हैं, उसका छोटा भाई विवेक जो होता है, उसके पूरे परिवार यानी कि उसके माता पिता महावीर श्रीवास्तव और माया देवी को जब खबर लगती है तो वह अपने बड़े बेटे पास संजीव के पास पहुँचते हैं। तो वह भी देख कर वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं।
चिल्लाने चिल्लाने के बाद उनका जो होता है अवस्था ऐसा हो जाता है कि वह उठ नहीं पाते हैं। और इसी बीच विवेक जो होता है, विवेक इस चीज़ की सूचना अपने नज़दीकी थाने आलागंज में दे देता है। आलागंज के जो थाना प्रभारी होते हैं वह होते हैं सुधाकर पांडे। सुधाकर पांडे के जैसे ही कानों में खबर पहुंचती है तो अपनी टीम के साथ उसी घटनास्थल पहुंचते हैं। तो वहां पर देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। उस भीड़ को हटाते हैं और उस बॉडी के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि वह व्यक्ति जो होता है बेसुध अवस्था में पड़ा है और वह देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। उसका जब मुआयना करते हैं तो देखते हैं गले पर एक काफ़ी गहरा घाव है और जो है उसके शरीर पर काफ़ी मारपीट के निशान हैं। पुलिस उसके बॉडी को कब्जे में लेती है। लेने के बाद सबसे पहले उसकी बॉडी को जो होता है वह अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा देती है। और पुलिस इस घटना की छानबीन करने के लिए सबसे पहले अब जो होता है वह उस समय संजीव की जो पत्नी होती है वह उससे सुमन से पूछताछ शुरू कर देती है। सुमन जो होती है पुलिस के सामने बताने लग जाती है कि साहब हम लोग अच्छे से खा पीकर कल सोए हुए थे और रात के वक्त होता है तो हमारा जो बेटा होता है वह बेटा उस समय जो होता है रजा चिल्ला रहा होता है। तभी हम अपने उसके पिता से बोलते हैं कि जाकर तुम दुकान से दूध ले आओ। वह सुबह के लिए निकल जाते हैं लेकिन हमारी नींद लग जाती है, हम सो जाते हैं। और सुबह का टाइम हमारा जो दरवाज़ा खटखटा रहा था तो दरवाज़ा देखते हैं कि हमारी पड़ोसी है वह हमसे सारी बात बताती है। हम आके यहाँ पहुँचते हैं, हमें नहीं कुछ पता कि इनके साथ आखिर इनके साथ कौन मार पिटाई कर दिया जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अब जो होते हैं वह सुधाकर पांडे आखिर समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या गया, यह कैसे हो गया कि यह ना कुछ जाने ना कुछ पहचाने, इनके साथ ऐसा कौन कर दिया। इस चीज़ की छानबीन करने के लिए सबसे पहले जो होता है विवेक पुलिस के सामने आता है। वह तुरंत का तुरंत अपना सारा जो शंका होता है वह जो होता है संजीव के ससुराल वाले के ऊपर मर देता है, जिसमें उसकी जो पत्नी होती है सुमन के ऊपर वह काफ़ी शंका करने लगता है। वह कहने लगता है कि साहब इनके बीच आए दिन झगड़े तकरार हुआ करते थे। इसी झगड़े तकरार की वजह से सुमन जो होती है आज से लगभग 1 साल से ही जो है अपने मायके रह रही थी, तो हो सकता है इसी ने कुछ किया हो। अब तुरंत का जो होती है पुलिस पूरा सारा का सारा जो शंका होता है वह शंका सुमन के ऊपर जा टिकती है। अब इसी बिना पर पुलिस जो होती है सुमन के जितने भी वह मायके वाले जितने भी लोग थे वह उनके घर वालों के खिलाफ पुलिस उसी समय वह नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस उसी समय सुधाकर पांडे जो होते हैं वह अपनी टीम के साथ इस घटना की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। सुमन के ऊपर जब शंका करती है पुलिस तो उससे पूछते हैं, लेकिन सुमन जो होती है वह एक बात पे अड़ जाती है कि साहब हम ऐसा नहीं हैं कि अपने पति के साथ कुछ कर चुके हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ करना होता तो आज तक अपने पति को छोड़ के नहीं गए होते हैं। और पुलिस जो होती है सुमन की बात पर विश्वास कर देती है और छानबीन करना भी शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस जब कुछ नहीं सुराग पाती तो काफ़ी जो होता है इस केस को एक ठंडा समझने लगती है। ठंडा समझने के बाद लोगों से हल्का फुल्का पूछताछ करती है, धीरा पड़ना शुरू हो जाता है। सुधाकर पांडे समझ जाते हैं कि आखिर इस केस का जो है मेन जो है हत्यारा आखिर वह है कहाँ। इस चीज़ की छानबीन करने के लिए गाँव में कुछ मुखबिर बिछा देते हैं ताकि हो सकता है कोई रंजिश दुश्मनी किसी से हो तो आप पुलिस के सामने ज़रूर आ जाएगा। लेकिन मुखबिर भी पुलिस के सामने कोई सूचना नहीं लाते, जिसकी वजह से सुधाकर पांडे काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और यह केस जो होता है पूरा जो होता है मार्च और अप्रैल और मई का महीना बीत जाता है, लेकिन पुलिस के सामने इस केस का रहस्य का हत्या का जो रहस्य था वह निकल के नहीं आता है। अब इसी बीच सुधाकर पांडे का वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद इस केस का जो होता है पूरा ठंडा पड़ चुका था, कोई छानबीन करने वाला नहीं होता है। संजीव श्रीवास्तव के जो पिता होते हैं महावीर वह पुलिस थाने के चक्कर लगा कर थक गए थे। इसी बीच वहाँ के जो आलागंज के पुलिस थाने जो थाना प्रभारी जो नए पोस्ट हुए थे उनका नाम होता है इंद्रजीत भदौरिया। और जैसे उनकी पोस्टिंग होती है तो इंद्रजीत भदौरिया जो होते हैं वहाँ फाइल देखना शुरू कर देते हैं। तो उनके सामने जो होता है संजीव श्रीवास्तव का हत्या का जो फाइल था वह सामने आता है। उस फाइल को देखते हैं तो देखने लगते हैं तो उनके मन में शंका होता है ज़रूर इसी में कुछ छिपा हुआ है। इसी बीच छानबीन करने के लिए सबसे पहले वह जो होते हैं संजीव की जो पत्नी होती है वह सुमन के ऊपर शंका करते हैं। सुमन के ऊपर शंका करने के बाद सबसे पहले अब संजीव का दोबारा फ़ोन मिलाते हैं। जब संजीव का दोबारा फ़ोन मिलाते हैं तो वह लग जाता है, तो वह जो फ़ोन होता है वह जो होता है सुमन के पास होता है। और पुलिस जैसे उससे बात करती है सुमन बताती है कि साहब इस समय तो हम अपने ही मायके बरेली में हैं। और पुलिस जो होती है तुरंत ही उसकी बातों और लफ्ज़ों में पकड़ जाती है कि या तो इसकी आवाज़ कुछ दबी दबी आ रही है। इसी वजह से पुलिस अब सुमन का मोबाइल नंबर लेती है। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका पूरा कॉल डिटेल निकालती है। और जब कॉल डिटेल निकालती है पता चलता जो लास्ट जो बात हुआ था वह तो उसके पति से हुआ था, लेकिन उसी के मोबाइल पर एक व्यक्ति बार बार बात करता था, कई घंटों बात करता था। वह व्यक्ति जो होता है अमित होता है। अमित जो जिसकी उम्र होती है लगभग वह 19 साल के आसपास, और वह बरेली का रहने वाला होता है।
जैसे पुलिस उसके बारे में जानती है तुरंत का तुरंत जाती है। अब सुमन को अपनी कस्टडी में लेती है। जब कस्टडी में लेती है थाने ले आती है। थाने ले आती ही वक्त जो होता है पुलिस के सामने सुमन के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं और सुमन जो होता है अपने पुराने आशिक जिसका नाम होता है अमित, जैसे ही नाम बताती है पुलिस की जो टीम होती है वह टीम 14 जून 2020 को वह अमित को अपनी कस्टडी में लेती है। और जब कस्टडी में लेती है तो थाने ले आती है। तो उसके साथ जब वह देखती है तो सुमन जो होती है वह जैसे अमित को देखती है तो उसके होश तेज खो जाते हैं। और पुलिस के सामने वह जैसे ही आते हैं दोनों तो पुलिस को देखते ही होश तेज खो जाते हैं, पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं इससे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और बताते हैं कि ठीक आज घटना से लगभग साल पहले 2009 की बात करते हैं। उसी साल जो होता है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बरेली और उसी के पास एक थाना पड़ता है और वह पड़ता है बिधनी चैनपुर और उसी के पास एक गांव पड़ता है चाँदपुर और उसी चाँदपुर गांव के रहने वाले होते हैं हर प्रसाद और उनकी पत्नी का नाम होता है केसरवती और उनके जो होते हैं 2 बेटे होते हैं और 2 बेटियाँ भी होती हैं। अब जिसमें बड़े बेटे का नाम होता है मुनीष और छोटे बेटे का नाम होता है सोनू और जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है सीमा और जो छोटी बेटी है जिसका नाम होता है सुमन। सुमन जो होती है अपने माता पिता के साथ अपने घर गृहस्थी में हाथ बढ़ाती थी। सुमन के जो पिता होते हैं हर प्रसाद खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पूरा खर्चा भी चला रहे होते हैं। उनके दोनों बेटियों का शादी भी हो गया था और जो बड़ी बेटी थी भी उसकी भी शादी हो गई थी। अब जो घर में बचती वह अकेली बचती है सुमन। सुमन जो होती है अपनी जो होती है पढ़ाई पूरी कर रही होती है। उसी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह जाती है अपने ही वह बरेली का एक इलाका पड़ता है कुसुम कुमारी इंटर कॉलेज, उसी कॉलेज में जाकर 9 में दाखिला लेती है। और जब में 9 में दाखिला लेती है तो उसी बीच वह जो होती है वह कॉलेज में पढ़ना शुरू कर देती है। और जब कुसुम पढ़ने लगती है तो उसकी मुलाकात जो होता है वहाँ उसके ही क्लास की एक सहेली होती है जिसका काल्पनिक नाम है रीता। रीता से जब दोस्ती हो जाता है तो सुमन जो है रीता के घर काफ़ी आना जाना लगा रखती है। आने जाने की वजह से रीता का ही भाई होता है, उसी का भाई का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है अमित। असल में जो अमित होता है अमित वह बरेली के ही एक नवादा इलाका पड़ता है। उसी नवादा के पास जो होता है बनखाड़ी नाथ मंदिर पड़ता है। उसी बनखाड़ी नाथ मंदिर के पास ही पड़ता है अमित का मकान। अमित जैसे ही वह देखता है उसके घर जो होती है रीता, जब रीता के घर आने जाने लगती है सुमन, तो उसको देखने के बाद वह जो होता है अमित जैसे ही देखता है तो एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। क्योंकि वह जो होती है सुमन देखने में इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी, अगर कोई उसको देखता तो एक ही नज़र में उसको दीवाना हो चुका था। इसी वजह से जैसे वह अमित देखता है सुमन को तो एक नज़र में दीवाना हो जाता है और तुरंत का तुरंत वह जो होता है सुमन को अपना दिल दे बैठता है। और वह जो होता है अपनी ही उसकी बहन जो लगती है रीता से वह उसका नंबर लेता है। लेने के बाद जो होती है सुमन चली जाती है और वह जो होता है अमित उसके मोबाइल पर बात करता है। जब बात करता हाल चाल पूछता, धीरे धीरे की मुलाकात उसी मोबाइल से बनना शुरू हो जाता है। फिर रास्ते में इनकी भेंट भी होती थी। भेंट होने के बाद दोनों का धीरे धीरे इस तरह जो है आपस में मेल मिलाप होने लगा कि दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम प्रसंग चालू हो गया। जो होती सुमन भी अमित को अपना दिल दे बैठती है। दिल देने के बाद दोनों में आना जाना, कहीं भी अगर जाना होता तो सुमन जो होती है अमित के साथ आना जाना लगा रखी थी। इसी आने जाने की वजह से दोनों जाते थे, रास्ते में ही जाते तो वहाँ कहीं पर अगर ढाबा पड़ता वहाँ बैठ कर अच्छे से नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन यह तब तक नहीं थमा जब तक इनके बीच कुछ हो न गया और इनके बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो गया। चालू होने के बाद दोनों के बीच ऐसा प्यार का परवान चढ़ा कि इन दोनों के बीच संबंध भी बन गया। और संबंध का जो सिलसिला होता है यह सिलसिला इनका आए दिन चलता रहता है। आए दिन चलने के बाद सिलसिला ऐसा चढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। अमित जो होता है वह सोचता है कि हम सुमन से जाकर अपनी शादी की बात करें। लेकिन इसी बीच अमित के घर वाले जो होते हैं वह अमित का रिश्ता भी तय करवा चुके होते हैं। जैसे अमित के कानों में यह खबर पहुंचता है तो अमित आता है, सुमन से यह बात बोलने की कोशिश करता है। तो सुमन से जैसी कोशिश करता है शादी वह कहता है तो सुमन जो होती है तुरंत कह देती है कि शादी की बात तो हमसे मत करो, क्योंकि हमारे घर वाले जैसे ही जानेंगे कि हम जो है अमित से शादी करने वाले हैं तो वह इस रिश्ते को मना कर देंगे, क्योंकि तुम दूसरी बिरादरी को, हम दूसरी बिरादरी को हम। और बात यहाँ तक हो जाएगी कि हमारी पढ़ाई भी छूट जाएगी। तुम अपनी शादी कर लो, हमारे घर वाले जहाँ कहेंगे हम वही शादी कर लेंगे। अमित तुरंत का तुरंत वहीं से चला आता है। और आने के बाद उसके घर परिवार वाले जो होते हैं अमित की जो शादी होता है वह शादी 2009 में ही उसके घर परिवार वाले अच्छे से करा देते हैं। अमित अपने पत्नी के साथ रहना शुरू कर देती है। उधर जो होती है सुमन भी अमित को भूलना शुरू कर देती है। अब सुमन जो होती है अपनी इंटर की परीक्षा पास कर लेती है।
इंटर की परीक्षा पास करने के बाद वह जो होती है अपने ही पास के कुछ दूरी पर उसका ही एक इलाका पड़ता है। उसी इलाके के पास जो होता है एक कॉलेज पड़ता है, अवंतीबाई डिग्री कॉलेज, जिसमें जाकर वह जो होती है सुमन BA में एडमिशन ले लेती है। एडमिशन लेने के बाद वह अपनी पूरी पढ़ाई कर रही होती है, तभी लास्ट ईयर की पढ़ाई चल रही होती है। उसी बीच सुमन के घर वाले जो होते हैं अपनी उसी सुमन के बेटी के लिए वह रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी उनके नज़रों में पता चलता है कि इसी शाहजहाँपुर के इलाके में रहने वाला, जहाँ पर दनेहा मनिहार गांव पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है संजीव श्रीवास्तव। संजीव श्रीवास्तव के बारे में जैसे उसके जो पिता होते हैं, उनके जो पिता होते हैं, उसके पिता जाते हैं, वह उसके घर वालों से बात करते हैं। उनके घर वाले जो सच्चाई बताते हैं सुमन के पिता से, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह बताने लगते हैं कि हमारे बेटे की ऑलरेडी पहले एक शादी हो चुकी थी, लेकिन वह पहले बेटी को जन्म देते वक्त वह इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लेकिन उसका जो पहला बेटा है वह बेटा अपने ही पिता के पास रह रहा है, इसीलिए हम आपसे सब खुल के बताएंगे। सुमन के पिता जैसे सुनते हैं तुरंत वह इस सुनने के बाद वह शादी के लिए राज़ी भी हो जाते हैं। अब राज़ी होने के बाद इस रिश्ते को वह पूरी तरह से पक्का भी कर लेते हैं। सुमन को खबर बताते हैं, तो सुमन जो होती है तुरंत इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती है। और सुमन 2014 का साल होता है, उसी साल में सुमन और संजीव की शादी कर दी जाती है। अब सुमन जाती है अपने ससुराल, अच्छे खासे से रहना शुरू कर देती है। तभी अच्छे खासे से रहने के बीच इनके बीच काफ़ी प्यार पनप जाता है, क्योंकि सुमन देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब इसीलिए संजीव उसका दीवाना हो गया था, इसीलिए उसका कदर भी करता था। धीरे धीरे वक्त चलने लगा, वक्त बीतने लगा, समय बीतने लगा, और संजीव जो होता है वह दिल्ली भी कमाने के लिए चला जाता था। और जब 5-6 महीने में वापस आ जाता था और घर भी रहता था। इसीलिए सुमन जैसे वह संजीव जाता था दिल्ली कमाने के लिए, सुमन जो होती है अपनी मायके बरेली भाग आती थी। लेकिन सुमन जो होती है ज़्यादा देर अपने ससुराल नहीं रहती थी। अगर ससुराल वह रहती थी तो ज़्यादा 1 महीना, लेकिन 4 महीना अपने मायके रहती थी। और धीरे धीरे वक्त बीतने गया, और जब जो होती है इसी बीच जो होता है वह संजीव और उस समय सुमन के बीच एक जो होता है बेटी भी होती है। दोनों के बीच बेटी का जो प्यार का पनपना इस तरह जो है दोनों के बीच में मन में छा गया था कि दोनों के बीच में फिर जो है वही प्यार भरी बातें हुआ करती थी। अब जो होता है सुमन और संजीव दोनों अपने ही घर रहना शुरू कर देते हैं। रहने के बाद दोनों के बीच जो होता है, जब सुमन जो होती है वहाँ जाकर संजीव से कहती है क्यों ना चलें हम जाकर अपने ही मायके बरेली में एक मकान ले लें, क्योंकि यहाँ का जो हमें भेदभाव अच्छा नहीं लग रहा है। संजीव सुनता हुआ कहता हम नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। सुमन इसी बात को लेकर काफ़ी अड़ सी गई थी। इसी अड़ने की वजह से इन दोनों के बीच झगड़े तकरार शुरू हो गए थे। झगड़े तकरार बढ़ने की वजह से वह जो होता है संजीव दिल्ली भाग गया कमाने के लिए। अब इसी बीच जो होता है सुमन का जो है घर में काफ़ी इतने झगड़े तकरार लोगों से होना शुरू हुए थे, क्योंकि जो संजीव के जो माँ बाप थे उनसे भी झगड़ा शुरू कर देती है। इसी झगड़े के बीच वह दोनों जो होते हैं अलग हो जाते हैं। इतने अलग हो गए थे कि वह जो होती है अपने ही सौतेली जो बेटा होता है उसी बेटे के साथ वह सुमन अपने घर में वक्त बिताती है। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि अपने बेटे को गले पर रख कर उसको जी मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी बीच उसके घर वाले आ गए सुमन को कैसे न कैसे बचाकर। सुमन इसी बीच गुस्सा होकर वह अपने ही मायके चली आई। तभी 2019 का साल होता है। उसी बीच जब आती तो वह रहना भी शुरू कर देती है, और रहने के लिए अपने पास जाती है। वहीं पर जाकर सरकारी अस्पताल में एक नर्स की काम कर लेती है सुमन, और करने के बाद पैसे कमाती है, उसी पे अपना ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। एक दिन ऐसा आता है कि डोगरा मोड़ पड़ता है। उसी डोगरा मोड़ से जैसे ही वह जो होती है सुमन गुजरने लगती है, तो रास्ते में आता हुआ दिखता है उसको अमित। और जैसे अमित को देखता है तो उसी समय उससे मुलाकात करता है और अपनी सारी गिली शिकवे जो होता है अमित के ऊपर निकाल देता है। अमित जो होता है उसी समय अपनी बात कहते हुए कहने लगता है कि हमारी पत्नी भी ऐसे मिली है कि हर रोज़ हमसे झगड़े तकरार करती है। हम सोचते हैं कि ऐसे हमारे पीछे पड़ी है कि उसको ही इस दुनिया से हटा दें। और सुमन ही जैसे इस बात को सुनती वह सोचने लगती है कि आज जो बात कह रहा है या सही है। सुमन भी वह तुरंत कह देती है हम भी यही सोच रहे हैं कि अपने पति को ही इस दुनिया से हटा दें, रोज़ का झंझट खत्म हो जाए। अब दोनों इसी बीच फैसला लेते वह कहने लगते हैं कि अगर तुम अपने पति को हम अपनी पत्नी को हटा देंगे तो हम दोनों मिलकर दोबारा शादी कर लेंगे। और सुमन जैसे अब बात सुनती है तो वह तुरंत ही वह इस प्लान को तैयार करने के लिए फिर पूरी तरह से वह एकदम रास्ते पे आ चुकी थी। और इसी को कामयाब करने के लिए वह जो होता है संजीव अपनी ही सास के पास कई बार फ़ोन कर चुका था कि सुमन को वापस भेज दो, लेकिन उसकी जो सास होती मना कर चुकी थी। अब सुमन जाती है अपनी ही माँ से बात बताती है, तो उसकी माँ जो होती कहती है ठीक है जब फ़ोन आएगा तो हम कोड देंगे कि जाकर वह सुमन अब जाएगी तुम्हारे पास। अब दोबारा जैसे ही वह जो होता है संजीव फ़ोन करता है उसकी माँ के पास, तो उसकी माँ तुरंत हामी भर लेती है। और वह जैसे संजीव फ़ोन करता है दोबारा उस सुमन के पास, तो सुमन जो होती काफ़ी मीठी आवाज़ में संजीव से बात करती है और वह कहती है तुम हमें लेने के लिए कल आ जाओ।
अब जैसे संजीव उस समय तैयार हो जाता है, आने के लिए अपने ससुराल पहुंचता है, तो सुमन जाने लगती है। रास्ते में मीठी मीठी बातें करती है। वह कहती है कि आज हमारी कई महीनों बाद मुलाकात हो रही है, आज हमारी यह पहली सुहाग रात है। अब इसी बात को लेकर यह दोनों आपस में जो होते प्यार भरी रास्ते में बात होती है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है, का टाइम होता है 8 मार्च 2020 को शाम के पहुंचने के बाद सुमन जो होती है, अपने गांव के बगल एक मेडिकल होता है, उसी मेडिकल पे सुमन जाती है। जाने के बाद वहाँ काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ लेती, वह ले आती है, अपने पर्स में रख लेती है। अब शाम का टाइम जैसे पूरा हो जाता है, होने के बाद जो होता है संजीव अपने खेत में चला आता है। लगभग 11 बजे रात का वक्त हो गया था। आने के बाद संजीव आता है तो जो होती है सुमन एक चाय बना रखी थी, उसी चाय में काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ मिला रखती हैं और वह आते ही संजीव को पकड़ा देती है। संजीव जो होता है पी जाता है, कुछ देर बाद बेसुध अवस्था में गिर जाता है। अब जो होती है उसी समय सुमन जो होती है वह अमित को फ़ोन कर देती है। वह बोलने लगती है कि हमारा सावरा जो होता है वह इस समय षड्यंत्र पूरा कामयाब हो रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ। अमित जो होता है तुरंत बरेली से निकल कर वह उसी समय उस घर में पहुंचता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ा होता है अमित को अंदर लेती है। अब दोनों मिलकर काफ़ी बेरहमी तरीके से वहीं पर तकिए का सहारा लेकर संजीव की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो होती है सुमन उसके बॉडी को रात में ले जाकर बाहर उस खड़ंजे के बगल नाली होता है, उसी नाली पर डंप कर देती है। और वह रात की सुबह का टाइम का इंतज़ार करती है। जैसे दरवाज़ा कोई पीटता है तो वह अपनी षड्यंत्र के तहत और नाटक करना शुरू कर देती है। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसी यह सच्चाई जो होती है, सुमन या जो होता है अमित पुलिस के सामने रखते हैं। इसी समय सुनने के बाद पुलिस के जो होता है होश से खो जाते हैं। इसी बिना पर पुलिस की टीम इन दोनों को ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद 22 जून 2020 को ले जाकर लंबी धारा मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और अपने आप को भी सुरक्षित रखें। दोस्तों इस वीडियो में आप जो भी देख रहे हैं, अगर आपकी जो भी राय है इसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।